एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से लंब दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए आइए बात करते हैं। देखिए हमें ये एक वृत्त दिया गया है और ये वृत्त की जीवा है। देखिए वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर छुए, जैसे एक इस पर और एक इस पर, ये दो बिंदु पे छू रही है, ये वृत्त की जीवा है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्योंकि वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से जाता है और दो बिंदुओं को छूता है। तो जीवा क्या हो गया? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छुए वो जीवा कहलाती है। तो देखिए ये जीवा की लंबाई इसने 10 सेंटीमीटर दी है। अब बोलता है कि वृत्त के केंद्र से लंब दूरी, देखिए वृत्त का एक केंद्र है, इससे लंब दूरी, ये लंब है, लंब 90 डिग्री, दूरी 12 सेंटीमीटर, ये हमको 12 सेंटीमीटर दी है। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखिए केंद्र से जब कोई रेखा खींची जाती है और वो वृत्त के किसी बिंदु को छूती है तो त्रिज्या होती है। देखिए हम इसको यहाँ कर देंगे। तो देखिए केंद्र से वृत्त के एक बिंदु को छू रही है। तो देखिए यहाँ पे हमसे त्रिज्या पूछता है, त्रिज्या कितनी होगी? ये हमारी त्रिज्या है। तो देखिए हम इसे नाम दे देते हैं, इसे सी कर देते हैं और इसको डी। देखिए हमारे पास यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए क्या होता है, केंद्र से जीवा पर जब भी लंब आएगा, केंद्र से जीवा पर लंब आता है तो जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है एडी निकाल लेंगे। एडी हमारा क्या होगा? ए बी का आधा, ए बी यह है पूरा, तो एडी इसका आधा होगा। तो देखिए एडी इज इक्वल टू 1/2, ए बी का वैल्यू रख देंगे 10, तो एडी हमारा 5 आ गया, एडी बराबर 5। तो देखिए 5 और 5 यानी कि पूरा 10, क्योंकि बताया गया, देखिए मैंने बताया केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। देखिए अब हमारे पास समकोण त्रिभुज में लंब हो गया और देखिए यहाँ पर आधार हो गया। अगर देखिए उसने हमसे बोला त्रिज्या, यानी कि अगर हम त्रिज्या यानी कि कण को निकाल ले तो हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए समकोण त्रिभुज में कण कैसे निकालते हैं? देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बताया जाता है कि कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखिए AC यानी कि जो हमारी त्रिज्या है ये हमने फाइंड करनी है। AD हमें 5 दिया गया है और CD हमारे पास लंब की दूरी 12 सेंटीमीटर पहले से बोला गया है। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग निकालेंगे 25 और 12 का वर्ग निकालेंगे 144, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया 169। देखिए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो AC इज इक्वल टू इसके ऊपर अंडरूट चला जाएगा। अब जब अंडरूट निकालेंगे 169 का अंडरूट निकालेंगे तो हमारा 13 निकल के आएगा। तो हमारा AC 13 निकल के आया और उसने हमसे त्रिज्या पूछी थी और ये AC हमारी त्रिज्या है, तो हमारा इसका आंसर AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होगा। दिए गए चित्र में DE समांतर BC तथा AD बटा BD बराबर 3/5 है। यदि AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो AE का मान निकालिए। देखिए इसमें हमें कुछ भुजाएं देखिए, देखिए भुजाओं का मान दे रखा है। AD बराबर 3 सेंटीमीटर दिए, BD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए हमें कहा है DE पैरेलल यानी DE समांतर है BC के। देखिए यहाँ पर DE पैरेलल है BC के। देखिए क्या होता है, जब कोई भी रेखा त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची जाती है, त्रिभुज की भुजा BC है, इसके समांतर DE खींचा गया है, तो ये क्या करता है, ये त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ये थेल्स परी में है। देखिए इसको फिर से बताता हूँ एक बार। देखिए जब भी त्रिभुज की भुजा के समांतर, जैसे BC के समांतर DE कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। देखिए समान अनुपात में कैसे, देखिए यहाँ पर AD अपॉन में BD
बराबर ए ई अपॉन में ई सी होगा। देखिए इन भुजाओं का अनुपात बराबर इन भुजाओं का अनुपात, यानी कि इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। अब देखिए इसने हमें दिया है एडी 3 सेंटीमीटर, देखिए एडी 3 है, बीडी 5 सेंटीमीटर दिया, एसी दिया हमें देखिए पूरा 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें एसी पूरा 4.8 सेंटीमीटर दे दिया और हमने वैल्यू रखना है एई और ईसी का। तो हम क्या करते हैं, देखिए एई को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि देखिए पूरी वैल्यू 4.8, एसी की पूरी वैल्यू 4.8 है, हमने एई को एक्स माना तो हमारी ईसी अपने आप ही 4.8 माइनस एक्स हो जाएगी, कि हम 4.8 में से जब इस वैल्यू को घटाएंगे तो ईसी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम इसी में जो है इस थ्योरम में ही इसका वैल्यू रख लेते हैं। देखिए एडी एडी हमारे पास 3 दिया है, बीडी हमारे पास 5 दिया है, इज इक्वल टू एई हमने एक्स मान लिया और ईसी हमने 4.8 माना। देखिए हमने वैल्यू रख लिया, ठीक है। देखिए वैल्यू हमने ऐसे क्यों रखा, देखिए क्योंकि थेल्स परी में बोलती है कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हमने यहाँ इन भुजाओं का अनुपात बराबर इस भुजा के अनुपात के कर दिया। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखिए 5x, अच्छा यहाँ पर देखिए ईसी का वैल्यू 4.8 माइनस एक्स है, 4.8 माइनस एक्स, जो हमने 4.x रखा था, ठीक है, 4.8 माइनस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ ईसी का वैल्यू रखना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 को x से 5x, अब 3 को करेंगे, 3 8 × 24, 3 8 24 का 4, 8 लगा 2, 3 दूनी 12 और 2 14, और ये माइनस जब x से करेंगे तो 3x। अब देखिए 5x ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 3x इज इक्वल टू 14.4। अब देखिए 5x और 3x हमारा टोटल हुआ 8x, 8x इज इक्वल टू 14.4। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, 14.4 अपॉन में 8, देखिए 8 कम 8, 6 गया, 8 अट्ठे 64, तो x बराबर आया हमारा 1.8। और देखिए हमको ए ई निकालना था, ए ई हमने क्या माना था x, यानी कि ए ई बोल लो या x बोल लो, हमारा 1.8 सेंटीमीटर निकल के आया। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए हमें आयत की लंबाई 3 के रेशियो में दी है, यानी कि 3x, और चौड़ाई हमें दी है 2x, और बोला है इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए आयत का परिमाप हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है, लिख लेंगे। 2 लंबाई हमें दी है 3x, और कहता है प्लस चौड़ाई, परिमाप का फॉर्मूला कहता है कि प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें 2x दी है। देखिए 20 बराबर 2, 3 और 2 5x, और ये 5 दूनी 10, तो 20 बराबर 10x, 20 बटे में 10 बराबर x, कैंसिल कर देंगे, x बराबर हमारे यहाँ पर 2 निकल के आया। देखिए अब x 2 निकल के आया। देखिए लंबाई हमें 3 के अनुपात में दी है, तो लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई बराबर हमारी 3x है। देखिए 3 गुणा x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 आया है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई हमें 2 के अनुपात में दी है, 2x, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4। अब देखिए हमसे बोलता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो देखिए 6 चौक
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए चित्र में आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 4:3 में है। यदि आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ए ओ ज्ञात कीजिए। देखिए बताता है कि आयत की लंबाई 4 के अनुपात में है और चौड़ाई 3 के अनुपात में। देखिए ये 4 के अनुपात में, ये हमारे 3 के अनुपात में दी गई है। ठीक है, तो बताता देखिए कि आयत का क्षेत्रफल 108 है। देखिए लंबाई आयत की हमें दी गई है 4 के रेशियो में और चौड़ाई दी गई है हमें 3 के रेशियो में, और बोला गया आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है। देखिए हमें पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल 108 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल 108 बराबर लंबाई देखिए हमें दी है 4x और चौड़ाई दी हमें 3x। देखिए 108 बराबर 4 तिया 12 x स्क्वायर। अब देखिए 108 यहाँ 12 गुणा हो रहा है, तो यहाँ के भाग बराबर x स्क्वायर। इसको देखिए 12 से कैंसिल कर लेंगे, 12 निम 108, यानी कि हमारा यहाँ पर आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखिए इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 3 आ गया। देखिए हमारा x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो देखिए हमें लंबाई 4 की रेशियो में दी थी, लंबाई बराबर 4x, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 सेंटीमीटर हो गई लंबाई। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई हमें देखिए 3x के रेशियो में दी है, तो 3x और 3 गुणा x के वैल्यू 3 है, तो इसको रख देंगे 9 सेंटीमीटर। लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। लंबाई 12 सेंटीमीटर और जो है चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। तो हमसे बोलता है देखिए ए ओ ज्ञात कीजिए, ए ओ। अब देखिए हमें इस बात का ध्यान दे रहा है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। और देखिए यहाँ पे हमारा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनना है। देखिए समकोण त्रिभुज में हमें लंब दिया है, ये 12 है तो ये भी 12, यानी आधार भी दिया है, और हमने क्या करना है कर्ण। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। देखिए AC A और C हमें नहीं पता, हमने इसको ज्ञात करना है। AB देखिए AB 9 सेंटीमीटर है। BC देखिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 12 तो ये भी 12। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144। तो देखिए इसको अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225। AC हमारा 225 आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब AC निकालना है तो हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी AC बराबर 15। AC हमारा 15 आ गया। देखिए AC यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 आ गया, लेकिन हमने ज्ञात करना है AO। देखिए हमें इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी आयत के जो विकर्ण होते हैं यानी BD और AC, किसी भी आयत के विकर्ण जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर बराबर बांटते हैं, यानी जितना A होगा वही OC होगा, जितना OD होगा उतना ही OB होगा। तो यहाँ पे हमें AC दे रखा है, तो देखिए AC दे रखा है और हमने AO ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, AO बराबर आधा होगा AC के, क्योंकि AC यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये बराबर बांटेगा तो आधा इधर तब ये पूरा होगा। देखिए AO बराबर 1/2 और AC देखिए हमने यहाँ पर निकाला 15, तो AO इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, तो हमारा AO का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि रेखाएं AB और CD
बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती है। देखिए सी डी और ए बी एक दूसरे को ओ पर काट रही है, यानी ओ इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। अब बताते हैं यदि ए ओ सी, देखिए ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों जुड़कर, ए ओ सी और बी ओ ई दोनों को जोड़कर 70 डिग्री है, और बी ओ डी, देखिए बी ओ डी 40 डिग्री हो, तो हमने बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसे। देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है ए बी एक सरल रेखा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ए बी एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा 180 डिग्री की होती है। यहाँ पे देखिए ए बी 180 डिग्री है। अब इस पे ए ओ सी ओ ई और बी ओ ई 3 कोण बनाए गए हैं। लेकिन देखिए रेखा तो 180 डिग्री की है, 180 की है, तो ये 3 कोण जुड़कर आपस में 180 डिग्री होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, क्योंकि ये सरल रेखा पे बने कोण है, तो तीनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। अब देखिए हमें दे रखा है सवाल में ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री, ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों जुड़कर 70 डिग्री हैं। तो बच्चा एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। देखिए एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, ये 70 प्लस का उधर आके माइनस का, तो एंगल सी ओ ई हमारा 110 डिग्री आया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसने हमसे कहा है प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। एंगल सी ओ ई नहीं, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। देखिए प्रतिवर्ती क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। देखिए ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो हम इसका प्रतिवर्ती जो है ज्ञात कर देंगे। देखिए प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 से माइनस कर देंगे, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती आया 250। और देखिए सी ओ ई का प्रतिवर्ती हमने ज्ञात कर दिया। अब हमसे बोलता है बी ओ ई भी ज्ञात करना है। देखिए बी ओ ई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का योग देखिए हमें दे रखा है 70 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 70 डिग्री, तो हम लिख लेंगे इसको 70 डिग्री। देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये हमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, हमें दिया है बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। देखिए हमें बी ओ डी 40 डिग्री दिया है। अब आप देखिए जब भी दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी आपस में काटती है, देखिए हमें बोला ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए बी और सी डी आपस में काट रही है, यानी दो सरल रेखाएं जब भी आपस में काटती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी शीर्षभूमिक कोण बराबर होते हैं। ये 40 डिग्री है, तो इसके सामने का कोण भी 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें ए ओ सी का वैल्यू पता लग गया, तो ए ओ सी का वैल्यू रख देंगे 40 डिग्री, और फाइंड करना है बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो देखिए एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई का वैल्यू 70 में से 40 गए 30 डिग्री आया।